अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा, उम्मीद और दुआ करता हूँ आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे, खुश होंगे, अमन आफ़ियत के साथ होंगे। माशाअल्लाह तरोताज़ा चेहरे हैं। कैफ़ की शुरुआत। आप लोगों में से कितने लोगों ने कैफ़ का कोई पेपर दिया है? एक आध। बिजनेस लॉ दिए? सही। बाकी सबके लिए कैफ़ की शुरुआत है। चलो, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए दुआ कि अल्लाह पाक आप लोगों का ये सफ़र बहुत आसानी आफ़ियत के साथ मुकम्मल फ़रमाए। आप लोगों को हिम्मत ताकत दे, आप लोगों के अंदर पढ़ने का जुनून पैदा करे अल्लाह पाक, और ये पूरा कैफ़ का सफ़र आप लोगों के लिए बेइंतहा आसान हो जाए। चलो, तो आज के सेशन में हम काफ़ी सारी बुनियादी बातें करेंगे। आज के सेशन में हम काफ़ी सारी, जिसको कहेंगे कि ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो दिखने में, सोचने में तो बहुत आसान सी लगती हैं, बहुत बेसिक सी लगती हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले मैं इधर सब्जेक्ट का नाम लिख दूँ। कैफ टू टैक्स प्रैक्टिसेस। ये वो सब्जेक्ट है जो हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे अल्लाह के हुक्म से। मेरा नाम, माय नेम इज़ मुनीर मोहम्मद शफ़ी। आई विल बी योर कोर्स फैसिलिटेटर। I will be your course facilitator inshallah ta'ala for this batch. Brief introduction about myself. I completed my chartered accountancy back in 2013. 2013 में मैंने chartered accountancy complete की। साथ ही साथ 2013 में, उससे जस्ट पहले मेरा ACCA भी complete हो गया था। CA based student था मैं, CA background था मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने में अच्छा था, तो CA कैफ अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट पास हो गया था। फिर फर्म चला गया, KPMG से मेरी आर्टिकलशिप है। फर्म में जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि टाइम है और ACCA भी हो सकता है, तो मैंने आउट ऑफ इंटरेस्ट ACCA भी शुरू कर दिया और उसके भी पेपर्स देना शुरू कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ मेरा CA और ACCA दोनों कंप्लीट हो गया था। तो बाय द एंड ऑफ माय आर्टिकलशिप मेरा CA भी, ACCA पहले हो गया था कंप्लीट, और फिर CA भी मेरा कंप्लीट हो गया। फर्म में मैंने अराउंड 5-5.5 साल गुजारे। असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पर मैंने फिर फर्म को छोड़ दिया था। देन आई जॉइंड इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस रहा। इंडस्ट्री में मैंने काम किया 5-6 साल। उसके बाद देन आई डिसाइडेड टू क्विट द जॉब एंड देन आई स्टार्टेड टू इनिशिएट माई ओन चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रैक्टिसिंग फर्म बाय द नेम ऑफ HM चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हम 2 पार्टनर हैं, मैं हूँ, मेरा पार्टनर है हमज़ा। वी प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विसेज टू वेरियस क्लाइंट्स, वेरियस कंपनीज़, बहुत सारी चीज़ें, ऑडिट है, ERP इम्प्लीमेंटेशंस हैं, टैक्स है, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब आप बड़े हो जाएंगे आपको पता लगेगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपको कितनी ज़्यादा लेवरेज देगी, कितनी ज़्यादा पावर देगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, कि आप लोग मल्टीपल सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को ऑफ़र कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्कोप सिर्फ ये नहीं है कि आपने CA कर लिया और अब आप किसी कंपनी में जॉब करेंगे। इट्स वे मोर देन दैट, वे बिगर देन दैट। ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग में काफ़ी टाइम से एंगेज्ड हूँ, अराउंड 7-8 ईयर्स हो गए अब तो, और काफ़ी सारे बैचेस कैफ 2 के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा चुका हूँ। कैफ 2 के, CA फाइनल के, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, करम से। और ACCA के कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो भी मैं पढ़ाता हूँ आउट ऑफ इंटरेस्ट। मेरा शौक़ था, टीचिंग मेरा शौक़ था, और जब शौक़ होता है, पैशन होता है, जुनून होता है किसी भी काम को करने का, तो वो काम करने में आपको मज़ा आता है। तो ऐसा तो होगा कि शायद आप लोग क्लास लेने के बाद थक जाएं, आप कहें सर अब बस कर दें, लेकिन बात ये है कि ये जो शौक़ होता है वो शौक़ जो है वो बस करने नहीं देता। ठीक है? तो इंशाअल्लाह ताला ये शौक़, ये जज्बा, ये जुनून अल्लाह ताला हम में बरकरार रखे, मुझ में बरकरार रखे। आप भी जो काम कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक आपको उसमें बहुत ज़्यादा शौक़, जज्बा, जुनून अता फ़रमाए।
क्योंकि जब किसी काम को आप शौक से करते हैं, पैशन से करते हैं, इंटरेस्ट से करते हैं, तो फिर आप उस काम को करने में थकते नहीं हैं, आपको वो काम करने में मज़ा आता है। आप फेसबुक यूज़ करें, कितना मज़ा आएगा आपको। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे गुजर जाएंगे, आप थकेंगे नहीं। क्यों नहीं थकेंगे आप? क्योंकि आपको बहुत मज़ा आ रहा है, शैतान मज़ा डाल रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो आप इंजॉय कर रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप नहीं थकेंगे। लेकिन जैसे ही 2 घंटे की क्लास 2.5 घंटे में पहुंचती है, जनाजे के आसार आप लोगों के चेहरों पर अया हो जाते हैं। ऐसा लगता है बस अब मरे के कब मरे। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? शौक और पैशन नहीं बनाया इस पढ़ाई को तुमने अब तक, जुनून नहीं बनाया इसको अब तक, मकसद बना के नहीं पढ़ रहे हो इसको अब तक। हम जब पढ़ाई करते थे, हम जब क्लासेस लेते थे, मैं अपनी बात कर, और अगर टीचर की 2 घंटे की क्लास 2.5 घंटे की हो जाती थी, मुझे तो बहुत खुशी होती थी। आज ज़्यादा सीखने को मिला, आज ज़्यादा पढ़ने को मिला। जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया। आज ज़्यादा पढ़ने को मिला, आज ज़्यादा सीखने को मिला। किसी को मैं मिसाल ले रहा हूँ अभी यहाँ पर, मैं KNS वालों को बोलूँ भाई इधर मिठाई का डब्बा ले आए, सबको 1-1 गुलाब जामुन देना है। आप में कुछ ऐसे कहेंगे सर हम तो स्टार्टिंग हमारे तो 2 से होते हैं, और जितने ज़्यादा मिल जाए उतना अच्छा है, द मोर द बेटर। तो ये पढ़ाई भी क्या है, ये जो इल्म मिल रहा है क्या है, ये भी तो मिठाई है उस्ताद की तरफ से। जितनी मिल रही है लो, इसमें परेशान क्या होना, इसमें टेंशन क्या लेनी। सर 3 क्लासें थी हफ्ते में, आपने 4थी लगा दी, तो शुक्रिया अदा करो, थैंक यू से बात स्टार्ट करो। बात स्टार्ट ही थैंक यू से करो। सर बहुत बहुत शुक्रिया, पहले तो आपका 3 क्लासेस थी, आपने 4थी भी लगा दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये बात कैसे करते हैं, सर 3 क्लासेस सर, अभी तो तुमने वो भी होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, 4थी कैसे लेंगे सर, हम तो मर जाएंगे। बोझ नहीं समझ, बोझ समझने ही नहीं, बोझ समझ के बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शौक से बड़ा, इंटरेस्ट से बड़ा मजा आएगा, आसान बन जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, फिर कुछ कहते हैं सर आपका तो काम है पढ़ाना, आपको तो पैसे भी मिल रहे हैं पढ़ाने के, तो शौक तो होगा, डेवलप तो होगा शौक। हमने कहा इस हिसाब से तो आपका शौक डबल जनरेट होना चाहिए। हमें तो मेहनत करके पैसे मिल रहे हैं ना, आपकी मेहनत से पहले आप पर आपके वालिदैन ने पैसे लगा दिए, उन्होंने आपकी मेहनत से पहले आपके ऊपर पैसे लगा दिए, फिर आप मेहनत भी कर क्यों रहे हो? ताकि आप इस काबिल हो जाओ, इतने केपेबल हो जाओ कि आप इस नॉलेज को, अपनी क्वालिफिकेशन को रिस्क हलाल हासिल करने में इस्तेमाल करो। ऐसा ही है, अर्निंग में इस्तेमाल करो इंशाल्लाह कल को, अपने वालिदैन का सहारा बनो। ऐसा ही है, ना कि उनके हक हलाल के पैसों को बर्बाद करो, टाइम वेस्ट करो, तफरी तमाशों के अंदर पूरा बैच ज़ाया कर दो, बर्बाद कर दो, ऐसा तो नहीं। तो आप यू हैव ऑल द रीजंस टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। अल्हम्दुलिल्लाह आपके माँ बाप अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देकर, सेक्रीफाइस करके वो पैसे आपकी ज़ात पे लगा रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ लिख जाएं। आपको और कोई काम नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, दिल से पढ़ना है, शौक से पढ़ना है, डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, और आपके माँ बाप पैसे लगा रहे हैं। कितने % लोग हैं जो इस हायर एजुकेशन तक पहुंचते हैं? कितने % लोग हैं जिनके माँ बाप उनको हायर एजुकेशन में सपोर्ट कर सकते हैं? 1%, हार्डली 1%। सो यू आर अमंगस्ट दोज ब्लेस्ड पीपल। तो सबसे पहले तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हर नेमत दे दी, हर आसानी दे दी, ऐसे वालिदैन दे दिए जो आपके ऊपर पैसे लगा रहे हैं, आपको अल्लाह पाक ने वक्त दे दिया, सेहत दे दी, अल्लाह पाक ने आपके दिमाग में ये चीज़ डाल दी कि मैं CA करूँ। पता किसी को नहीं होता CA क्या होता है, CA करता क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट करता क्या, हम CA में आए क्यों हैं, पता बहुत कम लोगों को होता है। मैंने जब ज्वाइन किया था मुझे भी नहीं पता था CA क्या है। बस मुझे एक बात पता थी, CA मुश्किल है, CA चैलेंजिंग है। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ने वाला था, बहुत अच्छी % थी मेरी इंटर प्री इंजीनियरिंग से किया था मैंने। पहले मेरा जहन था इंजीनियरिंग, अचानक से जहन चेंज हो गया। अल्लाह ने चेंज कर दिया भाई, अल्लाह ने दिमाग में डालना था, अल्लाह ने चेंज कर दिया। तो CA बहुत मुश्किल है, लोग कहते हैं CA बहुत मुश्किल है, CA बहुत मुश्किल है, चलो CA करते हैं, देखते हैं कितना मुश्किल है।
कुछ भी नहीं पता था। सीए को करना क्या होता है ये पता था, पैसे अच्छे मिलते हैं भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर पैसे अच्छे मिलते हैं। आप लोग भी इसी लालच में आए हो, पता है मुझे, आपके चेहरे बता रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे अच्छे मिलते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह वंस यू क्वालिफाई तो अल्लाह के हुक्म से पैसे अच्छे ही मिलेंगे आपको। रिस्क का ताल्लुक नसीब से है, देने वाले अल्लाह हैं। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह पाक बग़ैर चार्टर्ड अकाउंटेंसी किए भी रिस्क देने पे कादिर हैं, देते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीए नहीं किया और हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो यकीन हमारा ये नहीं होना चाहिए कि सीए की क्वालिफ़िकेशन हमें खिलाएगी, पैसे अर्न करके देगी। पैसे तो अल्लाह देंगे, नसीब के मुताबिक देंगे, जितना रिस्क मुकद्दर में है उतना मिलेगा, ना पहले मिलेगा ना बाद में मिलेगा। ये तो इंसान का, मुसलमान का यकीन और ईमान होना चाहिए। ये बातें फजूल बातें। आज हमारी आधे से ज़्यादा परेशानी यही है, इसको ज़्यादा क्यों मिल गया, मुझे कम क्यों मिल गया, ये तो मुझसे कम पढ़ता है, ये पास हो गया, मैं फेल क्यों हो गया। ये कांस्टेंट टॉर्चर है आपके लिए, कांस्टेंट टेंशन है आपके लिए। आप दूसरों को देख के जलना छोड़ो। ये तो गाड़ी में आ रहा है, मैं तो बाइक पे क्यों आ रहा हूँ, मैं बस में क्यों आ रहा हूँ। बस में आ रहे हो ना, अल्लाह ने पैर दिए ना, सलामत रखे ना, सेहत दी है ना, उसमें शुक्र रखो। कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे बस में आने का किराया भी नहीं उनके पास, आपके पास है ना, अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह का शुक्र करो। मैं अपनी क्लासेस लेने पैदल जाता था, मेरे पास बाइक नहीं थी, गाड़ी भी बाद में ली क्वालिफाई करने के बाद, बस में ट्रैवलिंग होती थी। तो अगर आपके पास बाइक है अल्लाह का शुक्र अदा करो, गाड़ी अल्लाह का शुक्र अदा करो। दोनों में से कुछ भी नहीं है, बस में आ रहे हो जा रहे हो अल्लाह का शुक्र अदा करो, बस में आने का किराया भी नहीं है, पैदल आ रहे जा रहे हो अल्लाह का शुक्र अदा कर लो, कोई इशू नहीं। पैदल तो आज जा सक रहे हो ना। मैंने अपनी सारी सीए की क्लासेस पैदल, मेरा घर यहीं था, पीसीएचएस में ही था, पैदल जाता था, सारी क्लासेस लेने पैदल जाता था। कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट जाना होता तो पैदल आना जाना, ऑलवेज। सो ऑलवेज बी थैंकफुल। जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करोगे ना, हर स्टेप पर, हर चीज़ पर, आपको पता भी नहीं चलेगा अल्लाह आपको कितना नवाजेंगे। हर चीज़ में बरकत दे देंगे अल्लाह पाक, आपकी जहानत में बरकत दे देंगे, आपके हाफिजे में बरकत दे देंगे, आपके रिस्क में बरकत दे देंगे, आपकी सेहत में बरकत दे देंगे, इल्म में बरकत दे देंगे, हर चीज़ में, वक्त में बरकत दे देंगे अल्लाह पाक आपको। सिर्फ माल में बढ़ जाना बरकत थोड़ी होती, सिर्फ माल का बढ़ जाना बरकत थोड़ी होती, ये सब चीज़ों की बढ़ना भी तो बरकत है। लेकिन ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल होगी? जब हम अल्लाह को याद करेंगे, जब हम अल्लाह से मांगेंगे, नमाजें पूरी पढ़ेंगे, और नमाज पढ़ के हम अल्लाह से दुआ मांगेंगे। पढ़ाई के चक्कर में नमाज भी नहीं हो रही है, दोस्तों यारों के तफरी तमाशा में नमाज चली गई, पता ही नहीं चला सर, टाइम चला गया, बहुत नुकसान उठाओ, बहुत नुकसान उठाओ। आज से अपनी डायरेक्शन सेट कर लो, आज से अपनी डायरेक्शन सेट कर लो, डे 1 से अपनी डायरेक्शन सेट कर लो। आपने अगर आज से अपनी डायरेक्शन सेट कर ली, इंशाल्लाह बड़ी बात नहीं कर रहा, कैफ को फर्स्ट अटेम्प्ट पास करना कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, यकीन कर लो। सर हम तो देखते हैं ये रो रहा है, वो रो रहा है, पेपर पास नहीं हो रहा, ये परेशान है, वो परेशान है। परेशान लोग हमेशा परेशान ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ों की बात नहीं मानी। आप आज मान लोगे आप परेशान नहीं होगे, उन्होंने नहीं मानी तो परेशान है। ये लेक्चर हर बैच में देता हूं मैं। जो मानते हैं पास होते हैं, जो नहीं मानते हैं वो फेल होते हैं। ना सारे पास होंगे ना सारे फेल होंगे। तुम उन लोग जो फेल हुए उनकी रुदात सुनोगे तो सिर्फ रुदात ही सुनाएंगे वो तुमको। फेल होने वाले कभी बोलेगा नहीं बहुत अच्छा समझ आया था, मुझे पेपर भी जबरदस्त हुआ था, सर ने पढ़ाया भी बहुत अच्छा था, लेकिन मैं फेल हो गया। कभी ऐसा होगा? कभी ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा दुखड़े ही सुनाएगा, समझ भी नहीं आया, याद भी नहीं हुआ, ये तो पेपर बहुत ही मुश्किल है, ये तो पास ही नहीं होता। बरअक्स उस बच्चे के पास चले जाओ जिसका पेपर पास हुआ, जिसने पेपर पास किया, क्या समझ आता था, क्या सब्जेक्ट है, बेहतरीन, मजा आ गया पढ़ के। A1 पेपर आसान आता है भाई, बिल्कुल मुश्किल आता नहीं पेपर इसका तो, और इसको बस तुम टीचर के हिसाब से लेकर चलो, पास हो जाएगा पेपर। दोनों तरह की मखलूक मौजूद है, दोनों तरह की मखलूक मौजूद। ना सारे पास होंगे ना सारे फेल होंगे। सारे पास हो जाएंगे तो सीए की वैल्यू खत्म हो जाएगी, और सारे फेल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे भी तो होते हैं, सीरियस बच्चे भी तो होते हैं, मेहनती बच्चे भी तो होते हैं, वो पास होते हैं।
दोनों यहीं से निकलेंगे, इसी क्लास से निकलेंगे, दोनों को सर ही पढ़ाएंगे, उतनी ही क्लासें पढ़ाएंगे, किसी के घर जाकर नहीं पढ़ाएंगे, किसी को फोन पे एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं देंगे, फिर भी कुछ पास होंगे कुछ फेल होंगे। बहुत सिंपल उसूल, कुछ चीजों को पहली क्लास में अपने दिमाग में बैठा लो। जो चीज क्लास में समझ ना आए बेचैनी होनी चाहिए, क्यों नहीं समझ आ रहा मुझे, क्या मुझ में कोई कमी है, कैल्शियम की कमी है, दिमागी कमी है, क्या कमी क्या है मुझ में, क्यों नहीं समझ आ रहा मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा, मुझे समझ आना चाहिए। मैं सीए करने के लिए आया हूँ, मुझे समझ आना चाहिए। पूछ लो, पूछने पे पाबंदी नहीं है। अगर आपने फीस पूरी दी है तो पूरा इस्तेमाल करो भाई, वक्त को पूरा इस्तेमाल करो। सबने फीस दी है ना पूरी पूरी, पूछो सवाल, किसने मना किया आपको, सवाल पूछो, नहीं समझ आ रहा। क्लास के बीच में ब्रेक दे दिया मैंने 5 मिनट का, 10 मिनट का, आपका ब्रेक होता है, मेरा ब्रेक नहीं होता, मैं क्लास में होता हूँ। नहीं समझ आ रहा, मुझसे आगे पूछ लो। कभी किसी बच्चे को पूछने से मैंने मना नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप पूछ लो पिछले बैचेस में जिससे आपकी दोस्ती यारी है, ताल्लुक है, पूछ लो, सर ने कभी मना किया? हाँ, ऐसा जरूर हुआ है, 2 दफा समझाया, 3 दफा समझाया, लेट आए, मैं बोलता हूँ भाई लेट क्यों आए, इस वजह से तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम लेट आए थे, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा मिस हो गया। थोड़ा डांटूंगा, कभी जलील भी कर दूंगा, लेकिन उस्ताद की जो डांट और जिल्लत है वो भी खुशकिस्मत लोगों को मिलती है। उस्ताद की डांट से नसीब पलट जाते हैं। नेमत ये भी है, दिल पे क्यों लेना, और अगर दिल पे लेना ही है तो दिल पे लेकर ज्यादा पढ़ना, अच्छी बात समझ आ रही है। लेकिन कोई चीज अगर आप अपने अंदर दफन करके, सीने में दफन करके घर जा रहे हो, नहीं समझ आ रहा, मुझे क्या पता लगेगा आपके दिल में क्या है? पता तो खैर फिर भी लग जाता है, क्योंकि सारे सवाल तो मैं अपने सामने ही कराता हूँ, सब पता लग जाता है, किसका हाथ चल रहा है, किसका नहीं चल रहा, कौन कहाँ फंस रहा है। फिर भी एम्बैरेसमेंट हो रही है क्लास में पूछने से। क्लास के बाद फैकल्टी रूम में मैं बैठा होता हूँ 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 12 बजे क्लास ऑफ होती है, मैं 12:30 बजे निकलता हूँ तकरीबन। आप फैकल्टी रूम में आके पूछ लो भाई, लेकिन पूछ लो आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो आज ही पूछ लो, क्योंकि जितना अच्छा ये टॉपिक आपको आज समझ आएगा, जिस दिन मैं पढ़ा रहा हूं, आज के बाद नहीं आएगा, क्योंकि आज के बाद पढ़ाऊंगा। एक टॉपिक एक ही दफा पढ़ाऊंगा ना भाई, एक टॉपिक एक ही दफा पढ़ेंगे ना भाई। सैलरी इनकम पढ़ रहे हैं तो सैलरी इनकम कब पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे भाई। टैक्स क्रेडिट्स पढ़ रहे हैं, आज ही पढ़ेंगे। नहीं सर, जब हम बड़े हो जाएंगे ना, जब हमारे मेंटल और इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा, मतलब वो कभी भी नहीं होगा आपका। इस एटीट्यूड के साथ तो कभी भी नहीं होगा। जब जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है नहीं समझ आया, उसी दिन पूछो, उसी वक्त पूछो, पूछ के फारिग करो, खत्म करो। बैगेज चलाओगे, आगे कभी समझ में नहीं आएगा। चीजें लिंक्ड है, चीजें लिंक्ड है, सारे टॉपिक्स लिंक्ड है, और वो सारे टॉपिक्स आगे के क्वेश्चंस के साथ एग्जामिन होते हैं। मिसाल के तौर पर टैक्स या रेजिडेंशियल स्टेटस हम पढ़ेंगे, टैक्स क्रेडिट्स पढ़ेंगे, डिडक्टिबल अलाउंसेस पढ़ेंगे, फिर हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे। अब ये सब चीजों को मिला के 20 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। अब वो 20 नंबर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सैलरी भी आएगा, कैपिटल गेन भी आएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी आएगा। अब आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वीक है, सवाल खराब हो गया, आपको एडजस्टमेंट गलत कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि वो सवाल में सारी चीजें मिक्सअप हो गई। Things are linked up in taxation। क्या बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले आज ये आपने अहद कर लेना है, तहैया कर लेना है कि जो भी चीज टीचर पढ़ा रहे हैं मुझे समझनी है। समझ ना आने के रीजंस क्या होते हैं? मैं पढ़ा रहा हूँ, बातें चल रही हैं, सब पता चलता है। ये जो थोड़ा सा 2 इंच ऊपर बनाया है ना, 4 इंच ऊपर बनाया हुआ है स्टेज, इससे सब नजर आते हैं, भिन्न भिन्न भी नजर आती है। हाथ रख के बात करते हैं तो भी पता लगता है आवाज कहां से आ रही है। टीचर का पढ़ा के इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि टीचर फौरन से पिन पॉइंट कर सकता है कि आप खुसर फुसर कर रहे हो, लेकिन आप समझते हैं मैं बेवकूफ हूं। वही बच्चा होगा जो सवाल पूछा होगा, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है, मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। करने वाले अल्लाह हैं, मदद करने वाले अल्लाह हैं। मैं अगर कुछ कह रहा हूँ, मेरी बात में तासीर डालने वाले अल्लाह हैं। अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है
कि अगर आपने 100% फोकस और कंसंट्रेशन के साथ कोई चीज सुन ली, देयर आर 99% चांसेस दैट नो क्वेश्चन विल अराइज इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुक्म से, मेरी कोई औकात नहीं है, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह चांसेस ये हैं 99% केसेस में नो क्वेश्चन विल अराइज, क्योंकि जितने क्वेश्चन होने थे हो चुके हैं। अब मुझे पता है स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल होता क्या है, क्या आ सकता है, तो टीचर वो सवाल पहले से एड्रेस कर देता है। हर टीचर, ये मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, हर टीचर की बात कर रहा हूँ जिसको पढ़ाते हुए काफी साल हो गए, हमें पता होता है कि इस टॉपिक के अंदर स्टूडेंट कहाँ फंस सकता है, उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ सकता है, हम उसको पहले से एड्रेस कर देते हैं। Are you getting this? अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, रेज योर हैंड एंड आस्क, कोई इशू नहीं, दोबारा समझा दूंगा। हाँ, लेकिन अगर आप बातें कर रहे थे, इधर उधर फोकस था आपका, कंसंट्रेशन नहीं था, लेट आए, सब पता होता है मुझे, फिर मैं माइंड भी करूंगा, फिर मैं जलील भी करूंगा, फिर मैं ताने भी दूंगा, मसला, टैक्स की क्लास होती है शुरू 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे। और आपके जहन में ये होता है कि टीचर तो 15-20 मिनट लेट ही आएगा, हम भी लेट ही जाते हैं। ये ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। कम से कम मेरी क्लास में आपको ये पता चल जाना चाहिए कौन टीचर 10-15 मिनट बाद आएगा और कौन टीचर 10-15 मिनट बाद नहीं आएगा, टाइम पे आएगा। इतनी अकल आप में होनी चाहिए। तो अगर कोई टीचर 10-15 मिनट बाद आता है, आप 10-15 मिनट बाद आओ, कोई इशू नहीं है मुझे। मेरी क्लास 10 बजे शुरू हो रही है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से 10 बजे शुरू हो जाएगी। उसकी कुछ वजूहात हैं। मैं फजर के बाद सोता नहीं हूं, तो मैं लेट आऊंगा नहीं, पहली वजह। दूसरी वजह, मेरा घर इतना दूर है कि मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूं और तीसरा मिनट शुरू नहीं होता, मैं यहां पहुंच जाता हूं। इतना दूर है मेरा घर, बात समझ आ गई? तीसरी बात, अगर मैं किसी दिन 5 मिनट लेट हो भी गया, आपको क्या पता मैं किस दिन लेट होऊंगा? मेरी हफ्ते में 4 क्लास हैं और एक क्लास में मैं 10 मिनट लेट भी आया, आपको क्या पता मैं किस क्लास में लेट आऊंगा? बाकी 3 क्लास में तो टाइम पे आ रहा हूं। मतलब आप क्यों रिस्क लोगे? मेरी मर्जी, आई एम द बॉस ऑफ दिस क्लास। मैं आ सकता हूं 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट। मैं किस क्लास में आऊंगा आपको क्या पता? आपने होशियारी के चक्कर में कि सर तो 15 मिनट पिछली क्लास में तो लेट आए थे, अगली क्लास में भी आप 15 मिनट लेट आए। अगली क्लास में सर 5 मिनट पहले मौजूद होगी क्लास में। आपको टाइम दिया है 10 बजे, आपको 10 बजे मौजूद होना है। इफ यू कैन नॉट बी पंक्चुअल, मेरी बात बुरी लगे तो अल्लाह करे बुरी लग जाए भाई, अल्लाह करे बुरी लग जाए। इफ यू कैन नॉट बी पंक्चुअल, प्लीज लीव दिस प्रोफेशन फॉर गुड। प्लीज लीव दिस प्रोफेशन, क्योंकि आप कदम कदम पर सिर्फ जलील होगे और कुछ नहीं होगा। आप फर्म में जाओगे जलील होगे, आप जॉब पे जाओगे जलील होगे, क्लाइंट की मीटिंग होगी आप जलील होगे, हर कदम पर जलील हो गया, क्योंकि आप पंक्चुअल नहीं हो, क्योंकि आप पंक्चुअल नहीं हो। कभी स्टूडेंट कहते हैं सर आप ऑनलाइन क्लासेस की क्यों इतने खिलाफ हैं? मैं इसलिए खिलाफ हूं क्योंकि वो बच्चों को हराम बना देती है, ऑनलाइन क्लास हराम खोर बना देती है। उनको क्लास में टाइम पे पहुंचना नहीं, घर में बैठना है सुकून से, बीच में आंख भी लग जाएगा, पूछने वाला नहीं है, नाश्ता भी साथ में कर रहे हैं, चाय भी साथ में पी रहे हैं, सारा डेकोरम खत्म हो गया। पंक्चुअलिटी कैसे सिखाऊं मैं आपको? जब आप आएंगे क्लास में टाइम पे तो सीखोगे ना। ये पढ़ने के बाद आपने फर्म जाना है, कैफ के बाद फर्म जाना है, फिर फर्म में क्या होगा? 3.5 साल सिर्फ जलील होगी। क्यों? लेट आते हैं। प्लीज, अगर आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है, प्लीज बी पंक्चुअल, प्लीज बी पंक्चुअल। ये मैं अपने तजर्बे का निचोड़ बता रहा हूं आपको। अगर आप पंक्चुअल नहीं बन सकते, आप बहुत बुरे प्रोफेशनल बनेंगे और हर कदम पर जिल्लत आपका मुकद्दर होगी, यकीन कर लो। फर्म के इंटरव्यू पे तुम टाइम पे नहीं पहुंच सकोगे। सारे के सारे सीए के पेपर्स 9 बजे शुरू हो रहे हैं आपके, सीए इंटर के 9 बजे शुरू होते हैं ना, कैफ के 9 बजे शुरू होते हैं। अगर मुझे बताओ एक बच्चा मेरी क्लास में 10 बजे टाइम पर नहीं आ सकता, क्या गारंटी वो पेपर के लिए 9 बजे पहुंचेगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर? बताओ।
और अगर वो एग्जामिनेशन हॉल में 9 बजे पहुंच सकता है तो मेरी क्लास में 10 बजे क्यों नहीं आ रहा? क्या वजह? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बार बार इसके ऊपर बहस नहीं करूंगा, मेरा टाइम ज़ाया होता है, मेरी क्लास का टाइम ज़ाया होता है, मैं बार बार इस पर बहस नहीं करूंगा। वंस फॉर ऑल, एक दफा समझा दिया, बात खत्म, चैप्टर क्लोज। टाइम पर, प्लीज टाइम पर आ जाओ। आपका कॉन्सेप्ट निकल जाएगा, आपको आगे की चीज समझ नहीं आएगी। अक्सर ऐसा होगा, शुरू के 10 मिनट निकले, पूरा लेक्चर गया बर्बाद, क्योंकि लिंक था, कॉन्सेप्ट लिंक था। उन शुरू के 10 मिनट के अंदर सर ने ग्राउंड सेट कर दिया था, फाउंडेशन सेट कर दी थी, आगे की इमारत उसी फाउंडेशन के ऊपर खड़ी हो रही है, वही तुमसे मिस हो गया। फिर पेपर रुक जा, कहते हैं सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। जब सर पढ़ा रहे थे तो आप लेट आए, जिस दिन सर पढ़ा रहे थे उस दिन आप छुट्टी पे थे। फिर क्या होता है, ये और खतरे की बात होती है। एक बच्चा छुट्टी करता है ना, वो जो मिस होता है ना वो चीज़ समझ लेता है। 15 मिनट लेट आने वाला बच्चा वो 15 मिनट की चीज़ किसी से नहीं पूछता, वो समझता है मैं तो आ गया इस दिन। ओ भाई तू आ तो गया, लेकिन शुरू के 15 मिनट में सर ने क्या पढ़ाया वो तो तुझे पता ही नहीं कुछ। मेरी कोशिश होती थी मेरे उस्ताद के मुंह से हर चीज़ जो निकली है, जो जुबान से जो बात निकली है, मैं उसको या तो रजिस्टर में लिख लूँ या अपने दिमाग में नोट कर लूँ। कीमती बातें हैं वो, ये बातें आपको फिर नहीं मिलेंगी। ये पूरी ज़िंदगी फिर आप सीए की जितनी भी क्लासेस है ये ख़त्म हो जाएंगी ना, उसके बाद आप इस पीरियड को मिस करोगे। ये उस्ताद थे, हमें समझाते थे, बताते थे, सिखाते थे, अब कोई नहीं सिखाने वाला। अब गलतियों के ऊपर जलील होते हैं, बॉस की झिड़कियाँ सुनते हैं, गलतियों के ऊपर ख्वार होते हैं, लेकिन अब समझाने वाला कोई नहीं। क्या ये बात आपकी समझ आ गई? पंक्चुअलिटी, 10 बजे क्लास है, 10 बजे शुरू हो जाएगी। बेटा ये जरा ये सबको दे दो, ये आप एक एक को दे दें, 3-3 4-4, ये फिर आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अच्छा भाई, ये आप लोगों के पास CAF 2 टैक्स प्रैक्टिसेस का कोर्स प्लानर आ चुका है आपके हाथों में, सबके हाथों में आ जाएगा इंशाल्लाह, फिर बात करेंगे इस पे, जिसके अंदर हमने सारी बातें लिख दी हैं, जिसके ऊपर मैं मजीद बार बार डिस्कशन करना नहीं चाहता। हर बैच में बार बार सवाल जवाब नहीं बचे नहीं, खत्म हो गए। कोर्स प्लानर आप लोगों के हाथ में, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा ताकि हमारी जो डिस्कशन है, हमारे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। बार बार इन चीज़ों पर डिस्कशन हमारा ना हो। CAF 2 टैक्स प्रैक्टिसेस कोर्स प्लानर के बारे में हम बात कर रहे हैं। कोर्स प्लानर आप लोगों के हाथ में है, ठीक है। कोर्स के बारे में कुछ डिटेल सबसे पहले आप लोगों के पास हैं। सिलेबस एरिया, 3 सिलेबस एरियाज हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स सिस्टम, एथिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कितने मार्क्स के भाई ये? 5 to 10 मार्क्स की वेटेज है इनकी, सही है। फिर आता है आपके पास इनकम टैक्स, द जॉइंट एरिया, उसकी क्या वेटेज है भाई? 60 to 75%। और फिर आता आपके पास सेल्स टैक्स, जिसकी वेटेज कितनी बेटा? 20 to 30%। ये 3 एरियाज, ठीक है। बात करते हैं इसके ऊपर मुख्तसरन 2 मिनट बाद। उसके नीचे देखो टोटल कोर्स ड्यूरेशन लिखी हुई है। फिजिकल क्लासेस की ड्यूरेशन अराउंड 150-160 आवर्स की होती है हमारी, सही है। 160 प्लस आवर्स की हमारी फिजिकल क्लासेस की ड्यूरेशन होगी पूरे बैच की, एंड 20+ आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड थ्योरी लेक्चर्स फॉर सेल्फ कवरेज, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, टेक्निकल नहीं हैं, आसान हैं, ईजी हैं, और
एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि क्लास में बच्चे सो जाते हैं वो कवर करते करते, तो वो थ्योरी के लेक्चर्स आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, वो आपको खुद कवर करने होंगे, घर पे आपने वीडियोस देखनी होंगी टाइम निकाल के। तो ये टाइम टू टाइम मैं आपको एक एक लिंक करके देता जाऊंगा और टारगेट देता जाऊंगा, ये आपने इस हफ्ते में कवर करना है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये 20+ आवर्स ऑफ लेक्चर्स आपकी कवर हो जाएंगे। ठीक होगी बात। नंबर ऑफ क्लासेस पर वीक 4 to 5। अच्छा 4 to 5। पहले हफ्ते में तो सैटरडे नहीं है, पहले हफ्ते का शेड्यूल डिफरेंट होता है, उसके बाद से नेक्स्ट वीक का शेड्यूल डिफरेंट होता है। सो दिस इज द फर्स्ट वीक। तो फर्स्ट वीक का शेड्यूल थोड़ा डिफरेंट होगा, अगले वीक से ये वाला फॉलो होगा, हमारा फिक्स टाइम टेबल फिक्स शेड्यूल होगा और हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज है क्लास, नहीं है, कल है, नहीं है, परसों है, नहीं है। कभी कभार ऐसा होगा कि मैंने मिसाल के तौर पर मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी है तो मैंने सर उमर गाजी की ले ली क्लास, कभी सर उमर गाजी ने मेरी ले ली, कोई इमरजेंसी के तहत हमने शिफ्टिंग मार ली। अदरवाइज 98% ऑफ द केसेस हमारी क्लासेस का टाइम टेबल यही चलेगा। तो आपको परेशान होने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आज सर क्लास लेंगे नहीं लेंगे। हाँ, कभी ऐसा हो कि मेरी कोई क्लास इस टाइम से हट कर आपको शेड्यूल में नजर आए, या मेरी क्लास के टाइम पर आपको कोई कैफ 1 का शेड्यूल में क्लास नजर आ जाए, तो आप मुझे बता देंगे। मैं शेड्यूल नहीं देखता, मैं शेड्यूल इसलिए नहीं देखता डेली का क्योंकि मुझे देखने की जरूरत नहीं है। मेरे डे फिक्स्ड है, मेरे स्लॉट्स फिक्स्ड हैं। अब कभी ऐसा होता है कि टाइम टेबल के अंदर एडमिन से कोई मिस्टेक हो गई, कैफ 2 की जगह पे उन्होंने कैफ 1 डाल दी। अब बच्चे परेशान, सॉरी आपकी तो क्लास ही नहीं है सर। हाँ अच्छा है, मुझे बता दो, मैं रेक्टिफाई करा दूंगा, मुझे भी नहीं पता होगी। क्लियर हो गई ये बात। 4 to 5 क्लासेस, लेकिन फर्स्ट वीक में हमारी 3 क्लासेस हैं। आज होगी, कल होगी और परसों होगी। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये फर्स्ट वीक की क्लासेस हो गई। सेकेंड वीक से इंशाल्लाह ये टाइम टेबल फॉलो होगा। क्या टाइम टेबल फॉलो होगा, आओ देख लेते हैं। नंबर ऑफ क्लासेस पर वीक 4 से 5 हैं। मंडे को कितने बजे देख लो, 10 से 12। वेडनेसडे को कितने बजे, 10 से 12। फ्राइडे को कितने बजे, 10 से 1। सैटरडे 10 से 1। ठीक है, हो सकता है कि शुरू के 1-2 सैटरडेज में आपको माफ कर दूं, 2-3-4 सैटरडेज माफ कर दूं, ये मेरे ऊपर है, मेरी मर्जी है। अदरवाइज सैटरडे को ये वाला स्लॉट है मेरा ही। बात समझ आ गई। आगे चलते हैं। एस्टिमेटेड कोर्स कंप्लीशन डेट क्या लिखी हुई है, 31 जनवरी और अर्लियर। मैंने 31 जनवरी लिख दी है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इस बैच में इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह कोर्स आपका 15 जनवरी या उससे पहले एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। वजह उसकी ये है जो लास्ट टाइम भी हुई थी, लेकिन लास्ट टाइम की वजह से पिछले बैच की एक्सपेक्टेशन मिसमैच हो गई। सर पिछली दफ़ा तो आपने इतना जल्दी ख़त्म करा दिया था, इस दफ़ा क्यों नहीं कराया? भाई हर बैच के साथ मसले मसाइल अलग होते हैं। कभी बकरा ईद आ रही है, मुहर्रम की छुट्टियाँ आ रही हैं, रमज़ान की छुट्टियाँ आ रही हैं, 2 ईदें आ गई, मुहर्रम की छुट्टियाँ आ गई, बारिश भी बरस रही है। तो अब पिछले बैच और इस बैच में फ़र्क आ गया। मेरे स्लॉट्स वेस्ट हो गए तो आगे जाएंगे और कहाँ जाएंगे। तो ये बैच टू बैच वेरी करता है। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात ये भी है कि मैं कुछ रिलीजियस एजुकेशन भी हासिल कर रहा हूँ, कुछ सुबह टाइम निकाल के अल्लाह पाक तौफीक दे रहे हैं। तो मेरे खुद के एग्ज़ाम्स इंशाअल्लाह ताला शुरू हो जाएंगे 1 फ़रवरी से। तो मैं उससे पहले ही कोर्स ख़त्म कर दूंगा ताकि मुझे कुछ प्रिपरेशन के लिए डेज मिल जाएं। ठीक है, तो ये बात मेरे और आप तक है कि आपका कोर्स इंशाअल्लाह ताला 15 जन तक एंड करने की मेरी पूरी कोशिश होगी। लेकिन उसके लिए क्या होगा वो भी मैंने आगे लिख दिया, नीचे देख लो स्टार में। स्ट्रिक्ट पंक्चुअलिटी इज रिक्वेस्टेड, उसके ऊपर मैं पहले लेक्चर दे चुका हूँ, मुझे मजीद बोलने की ज़रूरत नहीं है। Sunday classes could be conducted on need basis after 15th of November 2024। तो ये बताना ज़रूरी समझता हूँ मैं, ताकि बाद में कोई ये ना बोले सर आपने संडे की क्लासेस को बताया नहीं था। अभी से बता दिया है, देख लो। बात समझ आ गई है। संडे को क्लास होगी, अभी नहीं होगी, 15 नवंबर के बाद होगी, हो सकता है दिसंबर के अंदर हो, लेकिन होगी। तो संडे को भी 11 से 1, 11 से 2 मैं क्लास लूँगा फिर बाद में।
ये मैं आपको अभी से बता दूं, ताकि हमारी एक्सपेक्टेशन में कोई डाउट ना हो, क्लियर हो, पहले डे से क्लियर हो हमारी एक्सपेक्टेशन। बात समझ आ गई है? तभी कोर्स जल्दी खत्म होगा, वरना कोर्स खत्म नहीं होगा, जाहिर सी बात है। और मुझे कोर्स खत्म कराना है जल्दी। क्लियर हो गई बात? चलो, और हम ऐसा कर नहीं सकते कि हम चीज़ों को कट आउट कर दें, कम कर दें, नहीं, क्योंकि जब तक मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं आ जाती है मैं चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर सकता। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने इतनी डिटेल में पढ़ा दिया, आपने इतना टाइम ले लिया। बोले बेटा मुझे पता है कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं, कितनी डिटेल में पढ़ाना है, कितनी डिटेल में नहीं पढ़ाना। हमें अल्हम्दुलिल्लाह उतने बैच पढ़ाते हुए हो गए हैं कि आपको ये तसल्ली रखनी चाहिए कि आपके कोर्स की जितनी टेंशन आपको होती है उससे मल्टीप्लाई बाय 100, 150 कर दो तो वो मुझे होती टेंशन सबसे ज़्यादा। एक एक बच्चे को समझ आया नहीं आया, ये परेशान क्यों है, ये मुझे अजीब तरीके से क्यों देख रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है, ये तक टेंशन मुझे होती है कि इसको क्यों समझ नहीं आ रहा। टीचर को जितनी टेंशन होती है आपको नहीं पता, तो आपके कोर्स की आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे। बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। क्विज़ेस एंड मॉक टाइम टेबल, इसमें भी बड़ी कन्फ्यूजन रहती थी। क्विज़ हो गए, चेक होंगे नहीं होंगे, देर से मिलेंगे, कब मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। मैंने उसकी भी डेट्स डाल के ये किस्सा हमेशा के लिए तमाम कर दिया, ताकि इससे फिर मैं भी बाउंड रहूँ, आप भी बाउंड रहें, मैं भी बाउंड रहूँ कि मैंने इस डेट को क्विज़ कंडक्ट करवाना है, मैंने इस डेट को आपको रिजल्ट देना है, और आप भी बाउंड हों कि आपको पहले से पता है कि क्विज़ इस डेट को इस टाइम पर होगा। यू शुड बी रेडी। मैं भूल जाऊँ मुझे याद दिलाएं, सर वो 25 अक्टूबर आने वाली है। क्यों बेटा, बर्थडे आपकी? नहीं सर वो आपने लिखा था क्विज़ है उस दिन। ओह अच्छा याद दिलाया आपने। चलो भाई, एडमिन को बोला, हमने अनाउंस करा दिया। ये आपका काम है, मुझे याद दिलाओगे आप लोग मुझे याद दिलाओगे। ये मैंने डेट्स दे दी हैं, सब याद नहीं दिलाएंगे। जो अच्छा बच्चा होगा, एक आध पढ़ने वाला होगा, वो याद दिलाता है आमतौर पर, बाकी सारे भुलाने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गई बात? तो देख लो भाई, ग्रैंड क्विज 1 होगा हमारा इंशाल्लाह 25 अक्टूबर। ये डेट्स मैंने टेंटेटिव दी हैं, एक आगे एक पीछे हो सकता है, कभी स्लॉट नहीं मिला, आपकी कोई क्लास लगी हुई है, कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, तो 1-2 दिन आगे पीछे ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मैंने अपने हिसाब से आपको डेट्स दे दी हैं। ग्रैंड क्विज 1, ठीक है भाई। क्विज़ेस एंड मॉक शेड्यूल, ये भी आपको प्लानर के अंदर मैंने लिख के दे दिया है। ग्रैंड क्विज 1 होगा 25 अक्टूबर को, रिजल्ट उसका अनाउंस होगा 7 नवंबर। मिड टर्म मॉक होगा इंशाल्लाह 6 दिसंबर, रिजल्ट उसका अनाउंस होगा 18 को। ग्रैंड क्विज 2 27 दिसंबर, रिजल्ट अनाउंसमेंट 15 जनवरी, और शायद यही हमारा बैच का लास्ट डे होगा मेरे हिसाब से। 15 जन से आगे बैच शायद ना जाए, लेकिन आपको मैंने 31 जनवरी लिख के दिया हुआ है। ठीक हो गई बात? ये बातें मेरे और आप तक रहें। फाइनल मॉक आपका होगा 15 Feb को। हमारे वर्कशॉप के बाद फाइनल मॉक होता है। क्लासेस खत्म होती हैं, क्लासेस खत्म होने के बाद आप लोग अपनी तैयारी करते हैं, उसके बाद हम 3 डेज वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, जिसमें पूरा कोर्स हम रिवाइज करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, सब चीज़ें हो गई। वो 3 डेज वर्कशॉप होता है। आमतौर पर 4-4 घंटे के 3 सेशंस होते हैं, 4-4 घंटे के 3 लगातार सेशंस होते हैं। एग्जाम फोकस्ड वर्कशॉप, जिसमें हम एग्जाम की चीज़ें रिवाइज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग रखते हैं अपना फाइनल मॉक एग्जाम, जो कि शायद होगा 15-16 को किसी तारीख को होगा। मॉक का उसूल ये होगा कि जो बच्चे फाइनल मॉक देने के लिए आते हैं, गिने चुने आते हैं बेचारे, बाकी लोग तो क्या कहूँ मैं, तो जो आएंगे उनको उसी दिन फीडबैक मिल जाएगा, उसी दिन उनको चेक होके मिल जाएगा। ठीक हो गई बात? आगे भी देख लो, आखिर में अपडेटेड CAF 2 बुक फॉर टैक्स ईयर 2025। टैक्स ईयर 2025 चलेगा। आपके अटेम्प्ट के अंदर कोर्स चेंज से मुराद ये कि लॉ चेंज हो जाता है, तो नई रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं टैक्स के अंदर, रेट्स चेंज हो जाते हैं, नई रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। इसलिए ये जो पुरानी बुक है, अब अगर आप में से काफ़ी बच्चे पुरानी बुक लेके उससे पढ़ रहे होते हैं, तो ये जो पुरानी बुक है अब ये एप्लीकेबल नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज हो चुकी हैं, ठीक है? तो वो अपडेट होगी इंशाल्लाह ताला, जैसे टाइम मिलेगा उसको अपडेट करूंगा मैं। अपडेटेड CAF 2 बुक फॉर टैक्स ईयर 2025 एप्लीकेबल, जो कि एप्लीकेबल होगी किस अटेम्प्ट के लिए? स्प्रिंग और ऑटम 2025 के लिए। ये 2 अटेम्प्ट चलता है। अगली अटेम्प्ट में शायद कुछ एक चेंज और आ जाती है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। इन 2 अटेम्प्ट्स के लिए ये बुक वैलिड रहती है, और ये विल बी मेड अवेलेबल टू स्टूडेंट्स बाय और बिफोर एंड ऑफ अक्टूबर 2024।
Chapter handouts will be made available till the availability of updated CAF to book. क्लियर होती बात है? पूरे सेशन से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड, किसी बच्चे को कोई सवाल हो, कोई इश्काल हो, वो प्लीज हाथ रेस करके मुझसे पूछ सकता है. एनीवन? कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी तक, कोई सवाल आपके दिमाग में अभी तक आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिला झिझक पूछ सकते हैं. ठीक है, टाइमिंग आपको बता दी, 10 बजे आपने आना है. ठीक है, 10 बजे ही मेरी क्लास शुरू होती है और 10 बजे शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह. यानी 4 क्लासों में से उम्मीद मुझे यही है अल्लाह की ज़ात से कि 3 क्लास 10 बजे शुरू हो रही होगी. किसी एक आध क्लास में 10-10 हो जाएगा, 10-5 हो जाएगा, 10-15 हो जाएगा, अदरवाइज, और वो आपको नहीं पता किस क्लास में होगा. तो बाहर तौर आपके लिए तो लेट आना बनता ही नहीं है किसी भी तरह से. ठीक है, वही बात. अच्छा, अब कुछ और बातें. टैक्स के लिए आप लोगों ने परचेज करना है एक अदद रजिस्टर. एक अदद रजिस्टर आप लोगों ने परचेज करना है, प्रेफरेबली ऐसा. बच्चे यकीन करो न्यू ईयर डायरी के अंदर सवाल सॉल्व करते होते हैं, इतनी छोटी सी डायरी के अंदर. वो इतनी छोटी सी डायरी के अंदर हाथ नहीं समारा होता उनको, उसके अंदर सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं. मुझे शर्म आ रही होती है, स्टूडेंट्स को नहीं आती. वो बोलते हैं सर हम जो इज्जत घर पे रख के आते हैं, हमको टेंशन नहीं. थोड़ा सा देखो, ये जो सब्जेक्ट है ना, इसको जितनी तुम रिस्पेक्ट दोगे ना, आप यकीन करो आपको इस सब्जेक्ट से उतनी रिस्पेक्ट मिल रही होगी. सर ये कैसे, सब्जेक्ट कैसे रिस्पेक्ट देता है? देखे तो देखो, फिर पता लगेगा ना. अभी मैं कैसे समझाऊं, पहले तुम तो दो. तो बाहर तो ये रजिस्टर, ऐसा रजिस्टर इतना बड़ा हो कम से कम. देखो एग्जाम कॉपी का साइज जितना होता है ना, उसी साइज के ऊपर आपकी सवाल करने की आदत तो बने. मिनी साइज कॉपी के ऊपर सवाल सॉल्व कर रहे हो, सवाल शुरू होते के साथ पेज खत्म हो जाता है. ओ भाई, इतने बड़े बड़े सवाल होंगे कि रजिस्टर के 2 और 3 पेज आपके लग रहे होंगे. आप इतनी छोटी सी कॉपी के ऊपर सवाल को सॉल्व कर रहे हो. लेवल थोड़ी है आपका यार. ये क्या 2 पैसे बचा के क्या ले जाओगे भाई? तालीम पे खर्च कर लो जिस पे कर सकते हो. क्या ख्याल है? तो ये वाला रजिस्टर मुझे ऐसा इतना बड़ा रजिस्टर, भले इतना मोटा ना हो, ठीक है, वैसे तो जितने मोटे आप हैं उतना मोटा होना चाहिए रजिस्टर, क्योंकि जितना मोटा रजिस्टर होगा उससे नीयत पता लगती है कि हमने इतनी प्रैक्टिस करनी है. जिसका जितना पतला रजिस्टर होता है उसको ऐसा लगता है कि इसमें प्रैक्टिस करनी नहीं है, इसमें प्रैक्टिस. ठीक है, तो थोड़ा नीयत पता लगे मुझे आप लोगों की कि हाँ सर इंशाल्लाह. अच्छा, फिर इसमें कोशिश करो इसमें टैक्स का ही काम हो, सारे सब्जेक्ट के काम इसमें चल रहे होते हैं. ऐसे नहीं करो. एक रजिस्टर दे दो टैक्स को. इतने सवालात करने हैं, इतनी प्रैक्टिस करनी है, सर के लेक्चर कॉपी करने हैं, बोर्ड का काम कॉपी करना है, इतनी चीज़ें करनी है. घर की भी प्रैक्टिस, घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इसी रजिस्टर में करो. अब होता क्या है, मैंने सवाल का होमवर्क दिया, ये आपने 3 सवाल करके आने, मैं चेक करूंगा, मैं रजिस्टर में देखूंगा आपके सवाल. अगले दिन सर वो रजिस्टर तो मैं जिस पे प्रैक्टिस करता हूँ वो तो मैं घर पे भूल गया, हालांकि की नहीं हुई उसमें प्रैक्टिस, लेकिन सर वो तो घर पे. भाई वो घर पे क्यों है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर जो चीज हो, सियाह हो सफेद हो, आपकी पर्सनल प्रैक्टिस हो, सर के लेक्चर्स हो, सारे इस एक रजिस्टर में हो. अब वो पर्सनल प्रैक्टिस के लिए हो सकता है आपने आगे का आखिर का 25% ऑफ द रजिस्टर रख दिया है, आखिर का 50% ऑफ द रजिस्टर रख दिया, आधा बांट लिया आपने, आधा बांट लिया. सर के लेक्चर कॉपी होंगे शुरू वाले पोर्शन में, फिर आधा पोर्शन उसके अंदर प्रैक्टिस शुरू होगी. जब आप क्लास में आओगे आपका रजिस्टर आपके साथ आएगा, वो घर नहीं रहेगा. क्या करेगा आपके बगैर? वो बोर हो जाएगा, उसको साथ ले आओ. रजिस्टर होगा, रजिस्टर साथ आएगा. जब तक हैंड आउट है, हैंड आउट साथ आएगा. हैंड आउट नहीं होगी तो बुक साथ आएगी, जब बुक मिल जाएगी. लेकिन ये चीज़ें आपके साथ आएंगी, वरना आपके आने का कोई फायदा नहीं. यकीन करो, मैं ये सारी बातें पहली क्लास में बताता हूँ, लेकिन यही हरकतें बच्चे करके दिखा देंगे. सर देखें हम नहीं मान रहे आपकी बात. ये वही बच्चे होते हैं जो बाद में नुकसान उठाते हैं. ये नुकसान उठाने वालों की करतूत हैं. फिर कैलकुलेटर दिखाओ कोई. इतनी सारी बातें करने का मकसद क्या होता है? इतनी सारी बातें करने का मकसद ये होता है कि आप इनको फिर फॉलो करो. कैलकुलेटर FX 991 ES, अब इसी के मॉडल चेंज हो गए. दिस इज गुड कैलकुलेटर.
जो मैंने हमेशा इस्तेमाल किया, थोड़ी शक्ल वगैरह चेंज हो गई है इसकी, मुझे नहीं पता ये वही है कि नहीं है, वही लग रहा है वही है। FX 991 ES। इसके अलावा भी जो भी आपके पास अच्छा मॉडल हो, जो अलाउड मॉडल है आई कैप का, वो आप अपने पास रखेंगे। बात समझ आ गई? अलाउड मॉडल, अलाउड मॉडल। ऐसे भी बच्चे देखे सर ये वाला मॉडल अलाउड नहीं है, मैं पूरा साल इसको, पूरे 6 महीने इसको इस्तेमाल करता रहा। मेरा क्या कसूर है इसमें भाई? आप पूरे 6 महीने इस्तेमाल करते रहे, आपको अब ख्याल आ रहा है। अलाउड मॉडल आप करो इस्तेमाल, कोई इशू नहीं। मैं रेकमेंड करता हूँ ये FX 991 ES, मुझे ये ज़ाती तौर पे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ले लो, एक दफ़ा ले लो, ओरिजिनल ले लो। चाइना के कैलकुलेटर से बचो, कभी कभी उसमें 2 + 2 5 आ जाता है। मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, गलत रिजल्ट आ जाता है कभी कभी उसके अंदर। एक दफ़ा ले लो। जब मैंने लिया था तब ये ओरिजिनल कैलकुलेटर मिलता था, मुझे ऐसा याद पड़ता है, मैंने बहुत पहले लिया होगा, जब मैं इंटर में था तब मैंने लिया था ये, और उसके बाद पूरे CA के सफ़र में वही चला। फिर उसके बाद मेरी बहन ने ले लिया, छोटी बहन ने, फिर वो चलाती रही उसको, क्योंकि ओरिजिनल कैलकुलेटर ख़राब नहीं होगा जब तक आप इसको फेंको नहीं, इसके ऊपर जंपिंग नहीं करो, ये नहीं खराब होगा। तब था ये कुछ मेरे ख्याल में 2000 का था, 2200 का था उस वक्त। अब मेरे ख्याल में ये जाहिर सी बात है ज़माना चेंज हो गया, करेंसी डिवैल्यू हो गई, तो मेरे ख्याल के मुताबिक, मुझे नहीं पता, 4-5 हज़ार से तो ऊपर का ही होना चाहिए। अच्छा ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ मैं। एक दफ़ा का खर्च है, खाने पीने पे बिला झिझक खर्चा करते हो, उड़ाते हो फजूल चीज़ों में। एक दफ़ा ले लो, ढंग की चीज़ ले लो, फिर उसकी हिफाजत भी करनी है। ऐसा नहीं बार बार गिर रहे टेबल से, ऐसा नहीं। एक दफ़ा आपने ले लिया, ये चलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये आज आप ले लोगे, CA फाइनल का जब आपका आखिरी पेपर सॉल्व हो रहा होगा ना, उसमें भी यही कैलकुलेटर चलेगा, आपको दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ आ गई? तीसरी बात, बच्चे कहते हैं सर छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे हैं आप? इसलिए क्योंकि आप बहुत छोटे बच्चे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, ये मैं प्रूफ करूंगा आपको। पेन जो आपने पेपर में इस्तेमाल करनी है लास्ट डे पर, जिससे आपने पेपर सॉल्व करना है, वो वाली पेन आपने आज परचेज कर लेनी है, चाहे वो 10 रुपए वाला बॉल पेन क्यों ना हो। आज आपने वही परचेज करना है और आपने अपनी सारी क्लासेस में उसी को यूज करना है। एंड टाइम पर आपने पेन चेंज नहीं करना। क्या ये बात आपकी समझ आ गई? अब आप अगर पॉइंटर यूज करते हो, सो परचेज दिस पॉइंटर टुडे, करो यूज। ब्लैक पेन यूज करते हो, ब्लैक पॉइंटर यूज करते हो, इंक पेन पता नहीं शायद अलाउड है या नहीं अलाउड है, मुझे नहीं पता। जो यूज करते हो करो, लेकिन चेंज मत करो फिर उसको। यूज द सेम पेन, यूज द सेम पॉइंटर। ऐसा ना हो पेपर देने के लिए जा रहे हो, अम्मा ने बोला कि मैंने ये आपके लिए पार्कर का पेन लेके रखा था, जिस दिन पेपर देने जाओगे उस दिन इससे करोगे, मना कर देना आपने अपनी अम्मा को। मॉन्ट ब्लांक का पेन हो, पार्कर का पेन हो, आपने बोलना नहीं, ये 10 रुपए वाला पॉइंटर इस्तेमाल करूंगा मैं। क्या ये बात आपकी समझ आ गई? फिर ये जो रजिस्टर है आपका और बुक होगी, ये हैंड आउट होगा, हैंड आउट का पेज होगा, ये बुक का पेज होगा। आपने कोशिश ये करो, मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, बाकी करना ना करना आपके हाथ में। मैं तो आज बता दूंगा, आप लोग करोगे फायदा होगा, नहीं करोगे आपकी मर्जी। इस रजिस्टर्स के जो पेजेस है ना, इनके पेजेस के टॉप के ऊपर देखो, इधर कहीं, इधर कहीं, इधर टॉप पे छोटी सी नंबरिंग दे लो इसको। क्या दे लो? छोटी सी नंबरिंग दे लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं ये नहीं बोल रहा आज घर जाके 400 पेज के रजिस्टर पर नंबरिंग करना शुरू कर दो, फिर थक गया मैं, बहुत काम था कल। नहीं कर भाई, शुरू के 50 पेज तो कर सकता है ना, 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। आप 50 कर लो, 25 कर लो बस आज, फिर बाद में जब वो खत्म हो जाए आगे चल लो तो फिर आगे कर लेना। आपने 25 तक नंबरिंग दे दी, इसको दे दी आपने नंबरिंग। अब मैं आपसे कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, रेजिडेंशियल स्टेटस का, सैलरी इनकम का, कैपिटल गेन का चार्ट बनाया है आपने, कोई हम बहुत सारे चार्ट्स बना रहे होंगे, ठीक है। अब रजिस्टर पर आपने बनाया है, क्या वो बुक के किसी स्पेसिफिक टॉपिक से पर्टेन करता होगा? आंसर इज यस। फिर कई सारे सॉल्यूशंस आप कर रहे होंगे, मैंने सॉल्यूशन बोर्ड पे किया, आपने छाप लिया, मैंने बोर्ड पे किया, आपने छाप लिया। अब आपको पता ही नहीं है वो बुक के कौन से पेज पर है उसका सवाल, तो आप क्या करोगे? जिस पेज पर आपने सॉल्यूशन किया, मिसाल ले रहा हूं, वो आपने रजिस्टर के पेज नंबर 54 पे एक सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 2। अब एग्जांपल नंबर 2 तो पूरी बुक में कितनी सारी है, हर चैप्टर की एग्जांपल नंबर 2 होगी। आपने क्या किया? एग्जांपल नंबर 2 पेज नंबर 54 के ऊपर आपने एग्जांपल नंबर 2 कर दी। आपको पता ही नहीं कौन से चैप्टर की है, पता भी है किस पेज की, आपको नहीं पता।
आपने उधर उस पर बुक का पेज नंबर लिख दिया, और बुक की एग्जाम्पल के ऊपर आपने रजिस्टर का पेज नंबर लिख दिया। अब आपने जब बुक खोली, आप बुक से रिवाइज कर रहे हो, मिसाल ले रहा हूं, आप जब रिवाइज करोगे ना आपको बहुत तब मेरी बातें याद आएंगी। अब आप क्विज के लिए, एग्जाम के लिए रिवाइज कर रहे हो, बुक से रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि लिखा हुआ सारा बुक में होगा ना, थ्योरी रिवाइज हो रही है, ओ ये एग्जाम्पल आ गई। अब इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन मेरे इस जंगल नुमा रजिस्टर में कहां है? पता नहीं है। 500 पेज में सॉल्यूशन कहां हो पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा सर, पेजेस पलटने पड़ेंगे। नहीं, बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि रजिस्टर के कौन से पेज नंबर पे आपने इसका सॉल्यूशन किया है। आप रजिस्टर का वही पेज खोलोगे और ठक उस सॉल्यूशन पे पहुंच जाओगे। आपको उस सॉल्यूशन को दोबारा करने की भी जरूरत नहीं है रिवाइज करने के लिए। हुआ है, एक नजर घुमा ली, रिवाइज हो गया। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जिसने प्रैक्टिस की हुई है, पहले उसको रिवाइज करना है। उसको रिवाइज करना है तो उसने उस पेज पे गया वो, और उसने वो सवाल को देख लिया, उसको रिवाइज किया। एक प्रोफेशनल स्टूडेंट का रिवीजन इतना ही आसान होता है भाई। आपने सर के साथ सवाल कर लिया, घर जाके प्रैक्टिस कर ली, बाद में आपको रिवाइज करना है। क्या जब आप रिवाइज करोगे आप सवाल सॉल्व करोगे? पौने घंटे का सवाल होता है, 35 मिनट का एक सवाल होता है, बार बार सवाल सॉल्व करोगे? मैंने आज तक अकाउंटिंग में इतने सवाल सॉल्व नहीं किए। टीचर ने समझाया, समझ आ गया, घर गया, प्रैक्टिस हो गई, रजिस्टर पे मौजूद है। अब जब भी रिवाइज करना होता है, ये तो कोई बहुत मुश्किल सवाल हो तो दोबारा कर लिया, और अगर मुश्किल सवाल नहीं था उसको रीड कर लिया, सवाल देखा, सॉल्यूशन देखा, हाँ सही आता है, करा हुआ। लेकिन ये कब होगा? जब आप थोड़ा सा काम को मैनेज करके चलेंगे। हैज़र्ड करोगे, गंदा काम करोगे, आपको अपना रजिस्टर दोबारा खोलने में भी मजा नहीं आएगा। आप में से कुछ बच्चों की राइटिंग इतनी गंदी होती है कि उसको देख के मुझे कुछ होने लगता है। मुझे ये समझ नहीं आता आप लोग कैसे बर्दाश्त करते हो अपनी राइटिंग को। ऐसी राइटिंग, कम से कम आपने ऐसी राइटिंग करनी है मेरे बच्चों, ऐसी राइटिंग करनी है कि एग्जामिनर पढ़ सके। कुछ की इतनी छोटी होगी कि ऐसा लगता है माइक्रोस्कोप से देख के समझ आएगा क्या लिखा है इसमें। थोड़ा सा अपनी राइटिंग को मॉडेस्ट बना लो, थोड़ा सा। मैं आप लोगों को अपना फीडबैक देता रहूंगा, आप लोगों को वक्तन फवक्तन बुरा भी लगेगा, लेकिन बुरा लगे तो अल्लाह करे लग जाए, जल्दी लग जाए, बुरा लग जाए, और जो करेक्शंस आपने करनी है वो आप कर लो। मसला यही होता है कि बुरा नहीं लगता आप लोगों को, ढीठ किस्म के लोग हो। बात समझ आ रही है? और ये मैं आपको अभी से बता दूं, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन माई क्लास। मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, अगली क्लास में मैं किसी बच्चे को बोलूंगा बेटा जरा मुझे बताओ इसका क्या जवाब है, जरा मुझे बताओ टैक्स क्रेडिट और नॉट ऑन डोनेशन किसको मिलता है, कंडीशंस क्या है इसकी, जरा बता दो मुझे। बात समझ आ रही है? प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अगली क्लास में किससे क्या सवाल पूछ लूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रहा हूं, ट्रीटमेंट पूछूंगा, बेटा जरा इसका ट्रीटमेंट बताओ, क्या करेंगे इसका। डिडक्टेबल अलाउंस ऑन एजुकेशन एक्सपेंसेस, इसकी लिमिट क्या थी, जल्दी से रिकॉल करा दो मुझे। ठीक है सर। तो भाई घर जाके रिवाइज करोगे ना यार। मैंने जब पढ़ा दिया, सर लिमिट कैसे याद करें? अब भाई जैसे याद करते हैं वैसे याद करें। अच्छा, फिर एक और सवाल जो बहुत ही मुश्किल सवाल है, जो हर अटेम्प्ट में स्टूडेंट करते हैं, सर क्या ये याद करना है? क्या ये जो आपने पढ़ा दिया इसको याद करना है? पूरी बुक में जितना लिखा हुआ है ना, ये पूरी बुक में जितना लिखा हुआ है ना, सब याद करना है। जवाब दे दिया, अब तो कोई नहीं पूछेगा बच्चा, सब याद करना। और आप यकीन करो, अगर आपने ढंग से क्लासेस ले ली, लेक्चर सुन लिए, अगर इंशाल्लाह, तो इसका 70% कंटेंट आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा। समझोगे तो याद हो जाएगा। फिर आपने सिर्फ उसको 1-2 दफा रीड करना होगा और वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जो चीज आपने पढ़ी और सवाल में सॉल्व की वही तो बुक में लिखा हुआ होगा। वही ट्रीटमेंट जो हम उर्दू जबान में आपको समझा रहे हैं, सवाल के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, वही लिमिट जो हम सवाल में बार बार अप्लाई कर रहे हैं, वही तो किताब में लिखी हुई है, वही तो कॉन्सेप्ट किताब में लिखा हुआ है। तो आपको समझ तो आ चुका है। अब मसला आता है आपकी अंग्रेजी का, जो कि सीरियस मसला है। लिखना आप कुछ चाहते हैं, लिख कुछ देते हैं, वो ठीक होगा प्रैक्टिस से। तो जब भी मैं आपको होमवर्क दूंगा,
आई नीड दैट होमवर्क टू बी कंप्लीटेड। मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप सब बच्चे वो करके लेके आएँ। मैं देखता हूँ, मैं हर स्टूडेंट का रजिस्टर खुलवा कर देखता हूँ कि उसने होमवर्क किया या नहीं किया। ये मैं बोल नहीं रहा, ये आप पूछ लीजिएगा, ये आप पूछ लीजिएगा अपने पुराने बैचेस के स्टूडेंट से, आप पूछ लीजिएगा। जिसने सवाल सॉल्व नहीं किया होता, बेटा क्यों नहीं किया, क्या मसला था, सर ये मसला था, अगली क्लास में करके ले आऊँगा। अच्छा बेटा मैं पूछूंगा आपसे, फिर अगली क्लास में करके लाता है और मैं पूछता भी उससे। क्या आपको ये बातें समझ आ गई? क्योंकि ऐसा ना हो फिर बाद में आपको तकलीफ हो, सर आप बहुत तंग कर रहे हैं। मैं कहा हम ऐसे ही हैं, आप तंग होंगे, हम थैंक यू। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, सवाल सॉल्व करके लाना पड़ेगा, ना लाने पर जिल्लत भी होगी। लेकिन कल की जिल्लत से आज की जिल्लत अच्छी। कल दुनिया जलील करेगी, फेलियर फेलियर बोल के बुलाएगी। आज सर जलील कर रहे हैं चार दीवारी के अंदर, इसलिए कि आप पास हो जाएं। ये जलालत नेमत है। आज जान लो, आज समझ लो। वालिदैन के बाद जो आपसे सबसे ज़्यादा आपकी कामयाबी चाहता है और आपसे मोहब्बत करता है वो आपका उस्ताद है। मेरा दिल रोता है जब बच्चा आके बोलता है कि सर मेरा पेपर रुक गया। उसके चेहरे की उदासी मेरा दिल काट देती है। यकीन करो, मेरा बस नहीं चलता, मैं क्या करूँ। मैं सोचता हूँ काश मैं दे देती जगह पेपर, क्योंकि यार एक ताल्लुक बन जाता है। आप लोग, हम और आप जब 5 महीने एक साथ पढ़ेंगे ना, एक ताल्लुक बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। अब फिर उसके बाद एक स्टूडेंट आकर कहता है कि सर मेरा पेपर रुक गया रिजल्ट के बाद, तकलीफ होगी नहीं होगी? क्योंकि मुझे इस बात का अंदाजा है कि अगर वो कह रहा है मेरा पेपर रुक गया, मुझे पता है उसको 24 घंटे अपने वालिदैन की नजरों को सहना है। जो दोस्त पूछेगा तेरा रिजल्ट क्या रहा, उसने किस दिल के साथ ये आगे बताना है कि मैं फेल हो गया। उसने फिर इस सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ना है, वो किस दिल के साथ ये किताब दोबारा खोलेगा और पढ़ाई शुरू करेगा जो पेपर उसका फेल हो गया। वो सारी बातें मैं सोचता हूं। तो जिस पे गुजर रही होगी उसका क्या हाल होता होगा। तो मेरे बच्चों, आज वक्त आपके पास है, कल नहीं होगा। आज वक्त आपके पास है, आज आपके पास पूरा टाइम है, पूरे 5-6 महीने 4 महीने। मेक द मोस्ट ऑफ दिस। इंशाल्लाह सवाल ही पैदा नहीं होता, ये पेपर फेल हो जाए। अगर आपने क्लासेस पूरी ले ली, टाइम पर आ गए, क्लास में जो मैं करवा रहा हूं आपने कर लिया, जो होमवर्क मैं दे रहा हूं आपने कर लिया, और आपको सब समझ आ गया। अब समझ नहीं आया, मुझे बता नहीं रहे, पेट में रख रहे हो अपने, ये दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है। अगर ये चीज़ें आपने कर ली, और कोई रॉकेट साइंस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई अलग अलग किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, चैट जीपीटी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इतना आलिम फाजिल कोई होता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बस आपने इधर फीस दी है, ट्रस्ट किया है इस इदारे, आप बस आकर क्लासेस लेते जाओ, पढ़ते जाओ, जैसे टीचर बोलता है करते जाओ। उल्टे सीधे किसी बंदे की कोई एडवाइस नहीं सुननी। सर वो तो ये कह रहा था कि ये ऐसे करना होता है, इस टॉपिक को ऐसे कर लो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वो जो कह रहा था वो 2 दफ़ा फेल हो गया, अब आपको कह रहा है। और यहाँ जो हम कह रहे हैं, हम कई बैचेस पढ़ा के आपको कह रहे हैं, पता नहीं कितने बैचेस हो गए, याद भी नहीं मुझे। जो आपके दिल में बात है मुझसे पूछ लो, कर लो मुझसे बात, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। लेकिन दिल की बात कैंपस में होगी, मोबाइल पे मैसेज के थ्रू नहीं होगी। अभी बता दूंगा, आप आ रहे हो, मुझसे कोई सवाल पूछना है, कैंपस में पूछो, कैंपस में पूछो। फिजिकल पढ़ रहे हो, कैंपस में पूछो। हाँ, कोई ऑनलाइन वाला स्टूडेंट है, नहीं आ सकता, दूर रहता है, नहीं आ पा रहा, ऑनलाइन में ही रजिस्टर्ड है, मैं आपको जवाब दूंगा ऑनलाइन। जवाब तो मैं दे देता हूँ, ऐसा नहीं होता मैं जवाब नहीं देता। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि आप लोग जब आ रहे हो फिजिकल क्लास में, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो ऑनलाइन सवाल, जब फेस टू फेस आप मुझसे पूछ सकते हो। आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, मैं आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा सकता हूँ, फैकल्टी रूम में समझा सकता हूँ, क्लास में, ब्रेक में। क्यों अपना भी वक्त बर्बाद कर रहे हो इतना बड़ा मैसेज टाइप करके? फिर तुम चाहते हो मैं भी इतना बड़ा मैसेज टाइप करूँ? ना मेरे पास बोर्ड है समझाने के लिए, ना मेरे पास मार्कर है मोबाइल के ऊपर कुछ एग्जाम्पल देने के लिए। अच्छा है ना, जब क्लास में हो तो पूछ लो कि ये बातें आपको समझ आ गई हैं। क्लास के डेकोरम से रिलेटेड, डिसिप्लिन से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड,
मोड से रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लो, हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? अच्छा, एक कैफ 2 का मुझे नहीं पता अभी बनाएंगी मिस या बाद में बनाएंगी। कैफ 2 का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप लोग ऐड हो जाइएगा। वैसे तो आपके पास एडमिन का नंबर होगा, उसमें मैं भी होऊंगा तो मेरा नंबर आपको पता चली जाएगा। मैं अपना नंबर इधर लिख रहा हूँ, लेकिन ये नंबर मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि आप लोग मुझे मैसेज कर करके तंग करें, ठीक है? ये नंबर मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ, मैसेजिंग मैं इनकरेज करता हूँ कि बच्चे मैसेजेस मुझे सिर्फ तब करें जब कोर्स खत्म हो जाए। आखिरी 1 महीने में मुझसे मैसेज करके जितना पूछना है पूछो, मसला नहीं। लेकिन जब क्लासेस चल रही हैं तो क्लास में पूछ लो भाई, क्योंकि हमारे और भी काम होते हैं फिर, ठीक है? और भी काम है, फर्म भी है, और भी सब्जेक्ट्स हैं, फिर घर पे एक अदद बेगम भी है, कुछ बच्चे भी हैं, सबको टाइम देना होता है ना भाई, सही है? तो नंबर मैं ज़रूर लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर कोई ग्रुप में ऐड ना हो, कोई मसला हो जो एडमिन हल ना कर रही हो, तो मुझे तकलीफ दी जाए, सही है? वरना मुझे तकलीफ ना दी जाए। अच्छा, एक बात और, आपने मैसेज किया, ब्लू टिक आ गए, ये सब साजिद ने आपको पहले बता दिया है, मैं फिर बता दूं। अगर आपने मैसेज किया और ब्लू टिक आ गए तो ये समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि सर ने मेरा मैसेज पढ़ लिया है और अब सर जवाब देने के, जिसको क्या कहते हैं, जवाब देने के लिए पाबंद है। मेरा व्हाट्सएप मेरे ऑफिस में लैपटॉप पर खुला होता है और जिसका मैसेज आता है ठकाठक सीन होते हैं, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप मेरे लैपटॉप पर चल रहा होता है। बात समझ आ गई है? आपका मैसेज मैं देख लूंगा, अगर जवाब देने लायक समझा तो दे दूंगा, अदरवाइज इसका मतलब ये है कि प्लीज डिस्कस विद मी इन कैंपस। अगर जवाब ना मिले तो परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। आप लोगों से वो ताल्लुक ही नहीं है हमारा, आप हमारे स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स और टीचर का बॉन्ड बड़ा मजबूत बॉन्ड होता है। आप कैंपस, इसका मतलब ये है कि प्लीज आस्क मी एट द कैंपस, और अगर ऐसा कोई जवाब होगा जो बहुत ही छोटा सा होगा, आसान सा होगा, मैं दे के फारिग कर दूंगा। डिटेल्ड है, लंबा जवाब है, मैंने जवाब नहीं दिया, या तो मैं लिख दूंगा प्लीज डिस्कस विद मी एट कैंपस, और अगर नहीं भी लिखा तो इसका मतलब भी यही है, प्लीज डिस्कस विद मी एट कैंपस। और अगर कोई एडमिन से रिलेटेड कोई मसला है, ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, कोई लेक्चर अपलोड नहीं हुआ और काफ़ी टाइम हो गया अपलोड नहीं हुआ, पोर्टल एक्सेस नहीं हो रहा, एडमिन जवाब नहीं दे रही, आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कर दें। टाइम टेबल का कोई मसला है, जैसे मैंने बताया, इन डेट के अलावा कोई टाइम टेबल में कुछ हैंकी पैंकी हुई है, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कर दें। मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन वो मैसेज मैं देख ज़रूर लूँगा, और मुझे जो एक्शन लेना है ना, वो मैं एक्शन ले लूँगा। बात समझ आ गई है? अच्छा भाई,